पिछली कक्षा में आपने द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और ठोस अनस्टेट पढ़ा होगा, उनके अवस्था परिवर्तन को पढ़ा होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द्रव्य या पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य या पदार्थ को रासायनिक रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आपका तत्व और यौगिक आता है, तत्व और यौगिक आता है, जबकि अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता है। हम एक एक कर इनके डिफिनेशंस पढ़ते हैं। एलिमेंट किन्हें कहते हैं, कंपाउंड किन्हें कहते हैं और मिक्सचर किसे कहते हैं। जैसा कि कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा कि तत्व क्या है, तो तत्व भी शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा एक से अधिक भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता या किसी रीति या विधि द्वारा पृथक्कृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये केवल एक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तत्वों को हम कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला धातु, दूसरा उपधातु और तीसरा अधातु। कक्षा 9 की क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा धातु किन्हें कहते हैं, उपधातु किन्हें कहते हैं, अधातु किन्हें कहते हैं। तो हम कुछ गुणधर्मों की बात कर देते हैं। धातु को मेटल कहते हैं, उपधातु को मेटलॉइड कहते हैं और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। धातुओं में अपनी चमक होती, धातुएं तन्य होती, अपनी चमक होती है, तन्य होती हैं। धातु वर्धनीयता या घात वर्धनीयता होती है, वर्धनीयता होती है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और धातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जैसे कि बात करें हम सोडियम की बात करें, कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, सारी की सारी धातुएं। उपधातुओं में धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म पाया जाता है। अतः पहले हम अधातु के बारे में पढ़ लें। तो अधातुओं में अपनी चमक नहीं होती, तो किनको छोड़कर, ब्रोमीन और आयोडीन को छोड़कर इनमें अपनी चमक नहीं होती, चमक नहीं होती। ये तन्य नहीं, भंगुर होते हैं, अर्थात इन्हें पीटने पर यह टूट जाते हैं। इनमें घात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है। ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं और इनके ऑक्साइड मुख्यतः अम्लीय होते हैं। इनके ऑक्साइड मुख्यतः अम्लीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते, अधातुएं होती। उपधातुएं अभी आपको बताया धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म रखती हैं। इसमें मुख्यतः एग्जाम्पल के रूप में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये मुख्यतः 5 उपधातुएं होती हैं जिनमें दोनों गुणधर्म पाया जाता है। ये अपनी प्रकृति के हिसाब से अपनी गुणधर्म को परिवर्तित कर लेती हैं। इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं।
बात करते हैं यौगिक की, तो वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में संयोग करके, किसी निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अर्थात ये क्या होती है? समांगी होती है। किसी निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जल एक यौगिक है, क्योंकि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित भार अनुपात एक संबंध 8 के अनुपात में संयोग करने से बनता है। कहने का तात्पर्य हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। हाइड्रोजन की 2 परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। अनुपात निकालने आए तो एक संबंध 8 का। इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो एग्जांपल में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में 12 संबंधे 32 का अनुपात होता है, जिसको सामान्यतः हम 3 संबंधे 8 की बात कर देते हैं। तो 3 संबंधे 8 के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक बनाते हैं। मिश्रण में आ जाते हैं तो मिश्रण की परिभाषा यौगिक की परिभाषा से मिलता जुलता रखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में, या किसी निश्चित अनुपात की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी अनुपात में मिला देने पर, किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनने वाला पदार्थ या द्रव्य क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। समांगी के तहत आप जल व चीनी का मिश्रण, जल व नमक का मिश्रण आप जब लेंगे, जब इनका मिश्रण बना देंगे, इसके बाद हर विलयन में हर स्थानों पर इनमें जल और चीनी के संगठक एक समान मात्रा में वितरित रहते हैं। इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी में आपका दही आ जाएगा, दूध आ जाएगा, अर्थात कहने का तात्पर्य है समस्त कोलाइडी विलयन आ जाएंगे। कोलाइडी विलयन और निलंबन, कोलाइडी विलयन और निलंबन आप विषमांगी मिश्रण की प्रकृति में आएंगे। समांगी में वास्तविक विलयन आएगा, वास्तविक विलयन आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। अब 2 धातु या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर मिश्र धातुएं निर्मित की गई हैं। मिश्र धातु की परिभाषा, एलॉय की परिभाषा भी ध्यान दें। तो कहता है जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर प्राप्त धातु मिश्र धातु कहलाती है। फिर से सुने, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाकर एक नई धातु तैयार की जाती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, रोल्ड गोल्ड, स्टेनलेस स्टील, इसके साथ ही फास्फोरस ब्रॉन्ज, फास्फोरस ब्रॉन्ज, जिंक अमलगम और लास्ट आपका सोडियम अमलगम। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है? कांसा किन से मिलकर बना है? जर्मन सिल्वर किन से मिलकर बना है? गन मेटल किन से मिलकर बना है? तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। जाने पीतल जन्कु मतलब जिंक और कॉपर से मिलकर पीतल बनता है। सनकु
मतलब स्टेनस और स्टेनस धातु और कॉपर धातु से मिलकर कांसा बनता है। जर्मन सिल्वर, ऐसा सिल्वर जिसमें सिल्वर नहीं होता तो इसका होता है नीजनकू, मतलब निकेल, जिंक और कॉपर से मिलकर कौन सा मिश्र धातु? जर्मन सिल्वर। गन मेटल, गन कब उठाता है कोई बंदा? तब उठाता है जब वो सनक जाता है। तो याद रखेंगे सनकुजिन, मतलब स्टेनस, कॉपर और जिंक। रोल्ड गोल्ड, गोल्ड, रोल्ड गोल्ड का मतलब होता है कृत्रिम सोना, कृत्रिम सोना, कृत्रिम सोना। मतलब आपको मूर्ख बनाए तो पूरा का पूरा मूर्ख बनाए। याद रखेंगे कुआल, कुआल। कॉपर और एल्युमिनियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत्रिम गोल्ड में कॉपर क्या परसेंट? तो याद रखिएगा 90% और एल्युमिनियम कितना? 10%। इन दोनों को मिला देने पर सुनहरी सोने जैसे चमकने वाली धातु प्राप्त होती है जिसे आप रोल्ड गोल्ड कहते हैं। स्टेनलेस स्टील, इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील, आप जानते थे स्टील क्या है? लोहा। स्टेनलेस स्टील में मानते हैं लोहा होता है, 89.4% आपका लोहा होता है। फिर कुछ मात्रा में क्रोमियम, कुछ मात्रा में मैग्नीज और अंतरराष्ट्रीय मात्रा निर्धारित किया गया है, मात्रा निर्धारित की गई है कार्बन की 0 to 0.25% कार्बन होता है। इसी वजह से मैग्नीज और कार्बन के मिला देने से आपका स्टील कठोर हो जाता है। फास्फोरस, ब्रांज, ब्रांज धातु है। अभी ऊपर हमने कांसा पढ़ा है तो याद वहीं से रखेंगे। ऐसा कांसा जिसमें फास्फोरस उपस्थित हो तो सनकूपी, याद रखेंगे पैसे के लिए सनक गया, सनकूपी मतलब पैसे के लिए सनक गया। मतलब इससे क्या बनता है? जो आपका पहले के जमाने का जो मोटा वाला सिक्का बना करता था वो इसी का बनता था, तो इसको सिक्का धातु भी कहते हैं, सिक्का धातु। जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी को मिला देने पर एक मिश्रण बन जाता है, मतलब पारे के अंदर जिंक पूरी तरह घुल जाता है जिसे जिंक अमलगम कहते हैं। सोडियम के अंदर, सोडियम को पारे के अंदर ले जाने पर बन जाता है सोडियम अमलगम। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मिश्र धातु। आपसे एक चीज आज नोट कर लीजिएगा, इस बात को नोट करिएगा, वह कौन सी धातु है जो पारे में नहीं घुलती? तो याद रखेंगे आयरन पारे में नहीं घुलती। इसके अतिरिक्त सभी धातुएं पारे के अंदर घुलकर अपना अमलगम बना लेती हैं। और अमलगम क्या होता है? मिश्र धातु। नेक्स्ट टॉपिक, द्रव्य के पदार्थों का जो मापन किया जाता है उसको कुछ अंकों से प्रदर्शित किया जाता है। उस अंकों को प्रदर्शित करने के लिए आप कक्षा 9 में सार्थक अंक का जिक्र किया होगा। तो मापन में सार्थक अंक को आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। हम यहाँ पर कुछ बतलाएंगे उसके अंतर्गत। सार्थक अंक माप की विश्वसनीयता को सूचित करता है। हम जैसे कुछ अंक दिए गए हैं, इनमें हमें सार्थक अंक बतलाने होंगे। जैसे एग्जांपल यह है 25.7, आपको बतलाने हो सार्थक अंक, तो कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3, इसमें सार्थक अंक 3। यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं अंक? 1 2 3 और 4, तो यहाँ सार्थक अंक हो जाएंगे 4। यहाँ पर कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? केवल 2, 1 2, तो यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएगा 2। यहाँ पर ये 0 जो है अंकों के मध्य है इसलिए गिना जाएगा। यहाँ पर सार्थक अंक हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ सार्थक अंक 4। यहाँ पर सार्थक अंक की बात किया जाए तो कितना? 1 2 3 4 5, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। साथ ही साथ देखिए एग्जाम्पल कुछ और भी लिया जाए। हम केमिस्ट्री में आपको लिखना भी सिखाएंगे। कहता है कि ये लिखा गया है, इसमें
सार्थक अंक ऐसे भी आपको बतलाना हो तो आप बताएंगे 1 2 3 सार्थक अंक सर 3, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो जान लें यह दशमलव 1 2 3 अंक क्या है, दाईं ओर है। कंडीशन क्या करेंगे इसको, 3.15 गुणे 10 कितना जा रहा है, 1 2 3 जा रहे हैं, तो -3। इसमें भी सार्थक अंक बतलाने हो तो कितने बताएंगे, सार्थक अंक 3। जैसे अब लिख दिया जाए, ऐसे लिखा गया है यहाँ पे, इसमें सार्थक अंक बतलाने हो तो ये रियाज आएगा 1 2 3। यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। कक्षा जाके कक्षा 9 की कक्षाओं में आप सार्थक अंक को पढ़ लेंगे। हम अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धतियां पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।